हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का द विलेन हु वांट टू डाई के पहले एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में रेड मिस्ट बैंडलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो रहना छोड़ो किसी का आना भी नामुमकिन था, पर फिर भी तो इसी बैंडलैंड में कोई तो था जो यहाँ पे मजे के साथ घर बना के रह रहा था और वो बंदा और कोई नहीं इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट साउटियन था जो यहाँ पे तो अपने गम में डूबा हुआ दारू पी रहा था। और इसी के साथ हम लोग को साउटियन के बारे में बताया जाता है जो तो अतीत में एक हाई स्कूलर होने के साथ साथ मार्शल आर्ट का स्पेशलिस्ट भी हुआ करता था, पर अभी तो उसे सुहावे सिस्टम के वजह से यहाँ पे रहना पड़ रहा है। जो तो अभी हम सबसे ये बताता है कि अतीत में एक लड़की को बचाने के चक्कर में बेचारे का कॉलेज क्वालिफिकेशन टेस्ट होने से पहले ही टांग टूट चुका था, पर एक मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट स्टूडेंट होने के वजह से बेचारे को तो ऐसे लगा था कि अभी तो उसका यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी तो एक दिन साउटियन का मुलाकात एक बहुत ही मिस्टीरियस साउल के साथ हो गया, जहाँ पे तो साउटियन को ये पता चला कि आउल ना कोई आम सा बाढ़ नहीं, ये तो एक बहुत ही पावरफुल सा सिस्टम। और इसी मिस्टीरियस से बाढ़ ने साउटियन से ये कहा कि साउटियन का ये जो सपना है ये पूरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए इस ऑलमाइटी सिस्टम की मदद से उसे दूसरी दुनिया में ट्रेन करना पड़ेगा और रियल दुनिया के 1 मिनट में ही वो दूसरी दुनिया में 1 साल के बराबर ट्रेन कर सकता है। जो सुनते ही तो खुशी का हमारा साउटियन 1-2 साल के नहीं पूरा का पूरा 500 साल दूसरे दुनिया में ट्रेन करने के लिए तय कर लेता है। जहाँ पे तो जाता हुआ साउटियन को ऐसा ही लग रहा था कि दूसरे दुनिया में 500 साल ट्रेन करना तो इस दुनिया यानी कि रियल दुनिया में 8 घंटा या फिर उससे कुछ ज्यादा ही होगा। तो इस 500 साल के मेहनत से वो तो आसानी के साथ किसी भी हाई टायर कॉलेज में जा सकता है, लेकिन सिर्फ 100 साल के अंदर ही साउटियन ने आर्ट साइंस लिटरेचर यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो कुछ भी था सब कुछ सीख के बैठ गया। और इस सब कुछ के अंदर महारत हासिल करने के बाद वो जब सिस्टम साहब से ये कहा कि सिस्टम साहब अभी तो मेरा यहाँ पे सब काम हो चुका है तो चलो झटपट करके मुझे घर भेज दो, तो सिस्टम साहब ने तो डायरेक्ट कह दिया कि ना मुन्ना ना, अब भी तुम घर नहीं जा सकते, वैसे भी तुमने यहाँ पे 500 साल के लिए बुक किया था, अभी तो सिर्फ 100 साल ही बीता है, पर फिर भी अगर तुम घर जाना चाहती हो तो उसके लिए तो बच्चू तुम्हें मरना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से मरते हो ना तो बच्चू मैं अभी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। यानी कि साउटियन अगर यहाँ पे पहले पहले घर जाना चाहता है तो उसके लिए तो उसे किसी और की मदद से मरना पड़ेगा। जो पता चलने के बाद बेचारा साउटियन हमें ये सोचते हुए रो रहा था कि इस इतने बड़े से रेड मिस्ट बैंडलैंड के अंदर इस गधे के अलावा तो उसके पास और कोई नहीं है, और इसीलिए तो अपने गधे के हाथ से मरने के लिए वो अपने गधे को इमोर्टल वाइन पिला के पूरा एकदम पियक कर बना देता है। और ये करने के बाद दो साउटियन अभी अच्छे से ये चेक भी कर लेता है कि ये डंकी अगर यहाँ पे चाटा मारता है तो उसका चाटा सीधा जाकर उसके मुंह पे ही लगना चाहिए। और ये सब कुछ कैलकुलेट कर लेने के बाद दो साउटियन यहाँ पे हंसता हुआ हम लोगों के कॉपी कैट काका से यानी कि काका से सेंसर को याद करता हुआ सीधा 1000 ईयर ऑफ पेन उसी गधे के पिछवाड़े में दे मारता है। और ये खाने के बाद दो वो गधा भी साउटियन को अपना मेहनत का फल दे ही देता है। जो हासिल कर लेने के बाद दो साउटियन भी यहाँ पे मजे के साथ हंसता हुआ ऊपर की तरफ उड़ चला जाता है, जहाँ पे तो अभी साउटियन के मन में ही चल रहा था कि उसके इस दुनिया का जो कहानी था वो आखिरकार खत्म हो ही गया। दूसरी ओर इसी रेड मिस्ट बैंडलैंड से थोड़ी दूर में 3 बंदे को दिखाया जाता है, जहाँ पे तो हम लोग को ये पता चलता है कि एक मास्टर अपने 2 फीमेल डिसेबल को ये जो डरावना सा रेड मिस्ट था यही दिखाने के लिए ले आया था। जो मास्टर तो भी अपने दोनों डिसेबल से ये कहता है कि लेजेंड में ही कहा गया है कि इसी रेड मिस्ट बैंडलैंड के अंदर एंशिएंट डीमन गॉड एटियन को दफनाया गया था, और वो एंशिएंट डीमन गॉड मरने से पहले इस रेड मिस्ट को यहाँ पे बुलाया था ताकि यहाँ पे ना कोई ना आ सके। और इसके बाद दो अतीत में इस जगह को पहरा देने के लिए एम्परर ने बहुत सारे गार्ड को भी तैनात किए थे, लेकिन 900 साल पहले एम्परर के साथ साथ ही इस जगह को पहरा देने वाला यानी कि इस टूम को रक्षा करने वाला गार्ड भी गायब हो गया। और इसी के साथ हम लोग को इसी ओल्ड मास्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था ली फेंगजी, और जो 4 लिव मस्केटियर का लीडर था। तो अभी तो यहाँ पे एक डिसेबल कह उठते कि मास्टर क्या आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये जो रेड मिस्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता करके घट रहा है, क्या इसका मतलब ये रेड मिस्ट भी एक दिन अचानक से गायब हो जाएगा। और यहीं पर इसी कालो वालों वाले डिसेबल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम यो बुआई था, जो क्रेजीली का डिसेबल थी, और जो यहाँ पे 16 साल के होने के साथ साथ जो 4 लिव मस्केटियर था उसका सेकंड एम्प्रेस भी थी। और यो के रिप्लाई में तो अभी ओल्ड मास्टर कह उठते हैं कि हाँ बच्ची मैं तो वही कह रहा था कि इतने साल हो चुका है ये रेड मिस्ट भी एक दिन अचानक से गायब हो जाएगा। जो सुनते तो दूसरे वाले डिसेबल भी कह उठते हैं कि मास्टर ये जो रेड मिस्ट है ये हट जाने के बाद भी क्या ये जगह फॉरबिडन लैंड बन के ही रह जाएगा। तो मास्टर तो कह उठते हैं कि ना ऐसा वैसा कोई बात नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर ये रेड मिस्ट हट जाता है तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। जो सुनते ही तो दोनों के दोनों डिसेबल ही चौंकते हुए कह उठते कि मास्टर क्या आप यहाँ पे उसी प्रोफेसी के बारे में बात कर रहे हो। ओल्ड मास्टर यानी कि क्रेजीली कहता है कि हाँ मैं तो उसी प्रोफेसी यानी कि एम्परर के डायनेस्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद ही तो वो यहाँ पे जादू से अपने तलवार के मदद से जमी के ऊपर कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है। और ये लिखता हुआ तभी ओल्डली यही कहता है कि अगर ये प्रोफेसी सच्ची में सच हो जाता है तो दुनिया में तो हाहाकार ही मच जाएगा। और इसी के साथ तो हम लोग को ये पता चलता है कि इस प्रोफेसी के अंदर ये
बताया गया है ये जो डरावना रेड मिस्ट है ये अगर हट जाता है तो इसके बाद इस बैरन लैंड में पुराना जिंदगी भुलाते हुए एक नया जिंदगी का जन्म होगा। जो सुनते तो सेकंड इम्प्रेस क्या उठते हैं कि मास्टर इसका मतलब तो एक ही है कि ये जो डीमन लॉर्ड है ये दोबारा जन्म लेने वाला है। जो सुनते ही मास्टर क्या उठते हैं कि हाँ बच्चे तुम यहाँ पे एकदम सही कह रहे हो, वैसे भी मैं भी इतने देर से तुम लोगों को यही कह रहा था ये जो डरावना सा रेड मिस्ट है अगर ये हट जाता है तो दुनिया में इससे भी कुछ डरावना चीज आ सकता है। तो सेकंड इम्प्रेस तो क्या उठते हैं कि मास्टर अगर सच्ची में ऐसा हो गया तो दुनिया में तो हाहाकार ही मच जाएगा। जिसपे तो मास्टर क्या उठता है कि अरे तो इससे क्या ही हुआ, वैसे भी ये दुनिया शांत कहाँ बैठा हुआ है। तब भी तो यहाँ पे मिस लोग क्या उठते हैं कि मास्टर आपको इम्प्रेस के इस प्रोफेसर के बारे में इतने अच्छे से कैसे पता है, मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि आप ना लेड इम्प्रेस के कुछ ज्यादा ही करीबी थे। जिसपे तो मास्टर भी मानते हुए कहता है कि हाँ मैं लेड इम्प्रेस को कुछ अच्छे से ही जानता था। और इसी के साथ हम लोग को साउटियन के गधे को दिखाया था जो तो भागते हुए अभी यही सोच रहा था कि पता नहीं मेरा किस्मत आज इतना अच्छा कैसे हुआ कि मास्टर ने खुद मुझे आज इतना सारा इमोर्टल वाइन पिलाया। ये इमोर्टल वाइन इतना ही कीमती था कि इसे खाने के बाद तो मैं अभी से ये महसूस कर सकता हूँ कि इंसान बनने के लिए मुझे और 100-200 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये सब कुछ सोचते हुए तो साउटियन का जो गधा था वो अचानक से एक बहुत ही खूबसूरत सा लड़की में तब्दील हो जाते जो अभी तक भाग ही रही थी। तो मिस पीछे मुड़ते हुए अपने तशरीफ में हाथ फिराते हुए कहते हैं कि पता नहीं मास्टर को आज क्या ही हो गया, क्या मास्टर को ये पता नहीं है कि किसी के तशरीफ के अंदर ऐसे उंगली करना अच्छा नहीं है। और ये सब कुछ सोचता हुआ आखिरकार मिस जो फॉर्मल लैंड का छोड़ता वहीं पे आके खड़ा हो जाती है। जो तो यहाँ पे खड़ी खड़ी ये सोच रही थी कि साल का आखिरी दिन अभी आ चुका है और अभी ये थंडर स्टॉर्म भी आने वाला है, पर मास्टर को तो देखो मास्टर का तो कोई अता पता नहीं है। लेकिन तब भी तो उसे ये याद आ जाती है कि मास्टर कभी कभार कुछ अजीब सा गा लेते हैं, क्या ये गाना गाने से ये थंडर स्टॉर्म रुक सकता है। और ये सोचने के बाद ही तो मिस यहाँ पे जोर जोर से गाना स्टार्ट कर देती है। दूसरे और इसी फॉर्मल लैंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो मास्टर ली अभी तक अपने दोनों डिसेबल के साथ कैंप फायर लगा के बैठे हुए थे। तभी तो अचानक से मास्टर ली को बहुत एक मधुर सा गाना सुनाई देता है और ये गाना सिर्फ मास्टर ली को नहीं उसके दोनों डिसेबल को भी सुनाई दे रहा था। जो सुनते तो सेकंड इम्प्रेस यानी कि ये क्या उठते हैं कि मास्टर मुझे तो लग रहा है कि ये गाना ये जो मधुर सा गाना है ये तो फॉर्मल लैंड के अंदर से आ रहा है। जिसपे तो मास्टर कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये ना कोई डीमनिक चार्म होगा। और ये सुनने के बाद दो अभी यो अपने छोटी सिस्टर से पूछती है कि जूनियर सिस्टर आपको तो संगीत वंगीत के बारे में अच्छे से पता है, तो आप ये सुन के बताइए कि ये कौन सा गाना है। जिसपे तो जूनियर सिस्टर यानी कि डिसेबल लू भी क्या उठती है कि मैंने यहाँ पे बहुत तरीके का गाना सुना है लेकिन ये गाना ये तो मेरे लिए एकदम नया है। और यही पर तो हम लोग को साउटियन के उसी गधे को दिखाया था जो तो अभी एक इंसान में तब्दील हो चुका था, जो यहाँ पे मजे के साथ जोर जोर से गाना गाया जा रहा है। और अभी तो ये गाना सुनने के बाद जूनियर सिस्टर लू को अपने अंदर ही कुछ अलग सा महसूस होता है। तभी तो उसे ये पता चलता है कि इस गाने के अंदर डाव का एनर्जी है और इससे उसे एनलाइटमेंट मिल सकता है। और ये पता चलने के बाद ही वो झटपट करके कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है। जहाँ पे तो हम लोग को ये पता चलता है कि जूनियर सिस्टर लू तो सेकंड लिव स्टेज का एक शॉर्ट मैन है। और ये गाना सुनने के बाद अभी जूनियर सिस्टर लू ब्रेक थ्रू कर लेती है, जो देखता हुआ मास्टर और जो सेकंड एम्प्रेस थे दोनों के दोनों दंग रह जाते हैं। दूसरी ओर तो साउटियन की गधी अभी तक ठुमका लगाते हुए मजे के साथ गाना गाया जा रही थी। और गाना खत्म करने के बाद आसमान की तरफ देखते हुए कह उठती है बोलना पड़ेगा मास्टर का ये गाना बहुत ही पावरफुल है, लेकिन मुझ जैसे बेचारे के गाने से क्या ये थंडरस्टॉर्म रुक भी सकता है। पर तभी तो आसमान से जोरदार रोशनी चमक उठते जिसे देखता हुआ तो अभी बेचारे सोचते कि अरे आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। जहाँ पे तो ये रोशनी हटने के बाद ये पता चलता है कि इस रोशनी के साथ साथ तो ये जो रेड मिस्ट था वो भी अचानक से गायब हो चुका है। और इस रेड मिस्ट के हटते ही तो फास्ट इम्प्रेस लू भी अपने मास्टर से चिल्लाते हुए कहते कि अरे मास्टर झटपट करके उठ जाइए, देखिए ना ये रेड मिस्ट कैसे अचानक से गायब हो गया। और उसके ऊपर ये तो देखिए मास्टर बैरनलैंड में ना कोई खड़ी हुई है। और इसी के साथ मिस ली तो अभी टंकी से पूछते हैं कि अरे मिस आप ये जो गाना गा रहे थे ना ये सच्ची में बहुत ही शानदार था, क्या आप इस गाने के बारे में कुछ मुझे बता सकते हैं। दूसरी ओर तो साउटियन का वो गधी अभी मिस लू को देखता हुआ सोचते कि अरे दूसरी ओर कोई तो है जो यहाँ पे मुझे कुछ कहना चाहती है। जहाँ पे तो अच्छे से देखने के बाद उसे पता चलता है कि अरे ये लोग तो ह्यूमन कंट्रीब्यूटर हैं। जो पता चलते है तो बेचारी डर का मारा यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। दूसरी ओर तो मिस लू के इतने जोर जोर से चिल्लाने के वजह से आखिरकार मास्टर और सेकंड एम्प्रेस उठ ही जाती है। जो दोनों तो अभी मिस लू को इतने जोर जोर से चिल्लाते हुए देखने के बाद कह उठते हैं कि अरे क्या हुआ, तुम इतने जोर जोर से सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो। जिसपे तो अभी मिस लू कह उठते हैं कि मास्टर अगर आपका नींद हो गया ना तो आँख खोल के देखिए जो रेड मिस्ट था वो तो गायब हो चुका है और उसके ऊपर से तो मुझे वो गाना गाने वाली सीनियर भी मिल चुका है, तो मैं चला अगर हो सके तो आप भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और ये कहने के बाद ही वो तीनों ही उसी गाधी का पीछा करते हुए फॉर्मूला लैंड के अंदर चली जाती है। जहाँ पे जाता हुआ तभी मास्टर ली अपने डिसाइपल को कहते हैं कि अरे बच्चे तुम्हें पता भी है हम लोग फॉर्मूला लैंड के अंदर है, ऐसे इसके अंदर घुसना अच्छा नहीं है। पर मिस लू अभी कहाँ किसका सुनने वाली थी, वो तो अभी अपने दिमाग में उसी गाने के बारे में ही सोच रही थी। और इसी के साथ इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि साउथ
साउटियन को दिखाया जाता है जो तो गधे के चाटा खाने के बाद मजे के साथ खर्राटे लेता हुआ सो रहा था। भी तो यहाँ पे एंट्री होता है साउटियन के गधी का, जो तो यहाँ पे आते ही जोर जोर से दहाड़ता हुआ अपने मास्टर को उठा देती है। यहाँ पे तो नींद उड़ने के बाद साउटियन अपने आंखों के सामने जब अपने गधी को देखता है तब उसे ये पता चल जाता है कि उसका ये जो प्लान था अपने दुनिया में जाने का वो तो अभी पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। जो तो अभी अपना सर पकड़ता हुआ यही सोच रहा था कि अरे देखो तो इतनी मुसीबत के बाद मैं मरा तो नहीं, उसके ऊपर से ये तो देखो जो रेड मिस था वो भी अचानक से गायब हो चुका है। लेकिन तब भी ना मास्टर ली अपने दोनों डिसाइबल के साथ ही साउटियन के कोर्टयार्ड में एंट्री लेता है। आते ही इस फॉरबिडन लैंड के अंदर इतना बड़ा सा एक घर और इस घर के अंदर साउटियन को देख के ही तो तीनों के तीनों जोरदार झटका खाते हैं। और जिन तीनों को तो अभी ऐसा ही लग रहा था कि साउटियन ही तो एंशिएंट डीमन गॉड का रीइंकार्नेशन है। दूसरी ओर तो साउटियन इन तीनों को देखने के बाद अभी अपने मन में यही सोच रहा था कि अरे ये लोग अचानक से कहाँ से आ गए और उसके ऊपर से ये लोग तलवार के ऊपर उड़ कैसे रहे। क्या ये दुनिया कोई कल्टिवेशन वाला दुनिया है। ग्रेजुअली अपने दोनों डिसाइबल को लेके साउटियन के कोर्टयार्ड में आ जाता है और जिन्हें देखने के बाद साउटियन को तो ऐसा लगा था कि ये वाला दुनिया कल्टिवेशन का है, यानी कि यहाँ पे उसके लिए मरना तो बहुत ही आसान है। दूसरी ओर तो साउटियन को देखता हुआ क्रेजिली अपने मन में ही सोच उठता है इस बैरन लैंड के अंदर घर बना कर रहने का साहस तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, यानी कि ये बंदा जो मेरे सामने खड़ा है यही एंशिएंट डीमन गॉड का रीइंकार्नेशन है, जिसे अभी का अभी मार देना ही सबसे अच्छा होगा। पर क्या मैं इस इंसान को मार भी पाऊंगा, क्योंकि इसके सामने मैं तो सिर्फ एक चींटी के जैसा ही हूँ और उसके ऊपर से तो मेरा कल्टिवेशन भी आधा हो चुका है और मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 साल ही जी सकता हूँ। इसीलिए तो कुछ उल्टा सीधा करने से पहले मुझे अपने डिसेबल के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आज या कल मर सकता हूँ, पर इन लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ देखना बाकी है। तभी तो साउटियन के पीछे से डोंकी लाल इन तीनों को चिराना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखते ही तो अभी जो दूसरी महारानी थी वो झटपट करके अपने तलवार बाहर निकाल लेती है। और ऐसा सुनहरा मौका कहाँ साउटियन अपने हाथों से छोड़ने वाला था। उसे तो ये लग रहा था कि अभी तो उसका खेला फाइनली खत्म होने वाला है। लेकिन दूसरी ओर साउटियन के गधी को तो अभी ऐसा ही लग रहा था कि साउटियन यानी कि उसके मास्टर के रहते कोई भी उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, पर उसे क्या पता था कि उसका मास्टर यहाँ पे मरने के बारे में सोच रहा है। लेकिन तभी तो सबको चौंकाता हुआ क्रेजिली अभी साउटियन को ग्रीट करता हुआ क्या उठता है कि मैं फीलिंग अपने दोनों डिसेबल के साथ यहाँ पे घूम ही रहा था कि किस्मत से आपके साथ मुलाकात हो गया, तो क्या मैं इस डावश दोस्त का नाम जान सकता हूँ। जिसपे तो साउटियन क्या उठता है कि अरे अरे बूढ़े बाबा, मेरे साथ ऐसे बात करने का कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं कोई डावश फ्रेंड नहीं, मैं तो एक आम सा मॉडल हूँ जो यहाँ पे आम खाना पसंद करता है। साउटियन तो ये सब कुछ कह रहा था, पर दूसरे और यहाँ पे हम लोग क्रेजिली को तो कुछ अलग ही सुनाई दे रहा था, जिससे तो अभी ये लग रहा था कि मैं साउटियन और तुमने सही सोचा, मैं ही पिछले वाले जिंदगी का पावरफुल डीमन गॉड मेटियन था जिसने बहुत सारे खिलौने काम भी किया है, और अभी इस जिंदगी में मेरा नाम साउटियन है। और यही पर तो हम लोग को ये भी दिखाया जाता है कि साउटियन तो एक तरफ ये सोच रहा था कि वो अभी यहाँ पे क्या ही करे कि ये लोग अभी साउटियन को मारने के लिए उतावला हो जाए। इमॉर्टल बन के तुम यहाँ पे अर्थ और हेवन को धोखा जरूर दे सकते हो, लेकिन मेरे आंखों से बचना इतना आसान नहीं है। इसी के साथ साउटियन तो इन तीनों को अपने घर में चाय पीने के लिए कह देता है, जो सुनते ही तो अभी हम लोग का क्रेजिली क्या उठता है कि चलिए आप इतना कह रहे हैं तो आपके साथ बैठ के थोड़ा सा चाय पी लेते। जहाँ पे तो अपने मन में ये सोच रहा था कि डीमन की गुफा के अंदर घुस एक बार रहा हूँ तो डीमन के बच्चे को मार के ही निकलूंगा। जहाँ पे तो अंदर आने के बाद पहले इम्प्रेस को लगता है कि ये जगह बाहर से दिखने में जैसा भी हो पर अंदर से ना सच्ची में बहुत ही अच्छा है। तब तो यहाँ पे साउटियन बचुआ सबको यहाँ पे बैठाते हुए बाहर खाना बनाने के लिए निकल जाता है, जिसको जाते हुए देखने के बाद अभी तो हम लोग का ली सोच उठता है कि बोलना पड़ेगा ये डीमन ना बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इसका ये जगह तो देखो, इसका ये कोर्टयार्ड भी पूरा स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है। जिसे महसूस करता हुआ अभी दूसरे डिसाइपल क्या उठते कि मास्टर इस कीवाई को तो देखिए, ये कीवाई किसी भी इमोर्टल रेम की कीवाई से तो बहुत ही अच्छा है। जिसपे तो पहले डिसाइपल मिस लोग क्या उठते हैं कि हाँ मास्टर, अगर हम लोग यहाँ पे कल्टिवेट करते हैं तो हम लोग का स्पीड यहाँ पे दुगनी तेजी से बढ़ जाएगा। जो सुनते तो मास्टर यहाँ पे आहिस्ता से क्या उठता है कि हाँ यहाँ पे कल्टिवेशन करना तो अच्छा होगा, लेकिन हमें से चौका न रहना, क्योंकि इस बंदे के पास एक डिमोनिक डंकी है, यानी कि ये बंदा कोई अच्छा बंदा तो नहीं है। और ये सब कुछ बाहर से तो हम लोग का डंकी लाल सुनता हुआ कहता है कि हाँ अंदर तो देखो कितने मजेदार चीज हो रहा है। इसी के साथ डंकी लाल तो दोबारा से इंसान में तब्दील होता हुआ अंदर जाने लगता है, और जिसे देखते ही दूसरे डिसेबल तो झटपट करके अपने तलवार को निकलता हुआ क्या उठ के बोलना पड़ेगा, बच्चे तुम्हारे अंदर दम तो है, एक डीमन होके देखो तो कैसे मेरे सामने आ चुके हो, पर इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद महारानी तो अभी उसे गधे के ऊपर हमला कर देती है, पर डोंकी लाल तो अपने दोनों उंगली से ही उस तलवार को पकड़ता हुआ कहते हैं कि देखो तो एक बेकार सा तलवारबाज मुझसे हमला करने का कोशिश कर रहा है, जो यहाँ पे डीमन होने के साथ साथ एक 4 लिव स्वॉर्ड मास्टर भी था, और जो तो आसानी के साथ दूसरे डिसेबल की तलवार को मोड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे डरती हूँ, तुम जैसे छोटी बच्ची को हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और रही बात सुबह का, तो सुबह मैं यहाँ पे इंसानों के डर से भागा था, और इस डंकी को इतना पावरफुल देखने के बाद तो बेचारे दूसरे डिसेबल का तो यहाँ पे तोता ही उड़ जाती है। दूसरे और पहले महारानी क्या उठती है कि अरे अरे मैडम, आपको ना यहाँ पे कुछ गलतफहमी हो रहा है, वैसे भी हम लोग यहाँ पे आपको मारने नहीं आए,
मैं तो सिर्फ यहाँ पे आपसे उस गाने के बारे में ही पूछना चाहती थी। और ये सब कुछ दूर से बैठा बैठा देखता हुआ अभी मास्टर ली सोच उठता है कि देखो तो मैं तो उस बंदे को मारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उस बंदे का ये इस गति को तो देखो, यही खुद मेरे लेवल का है। पता है नहीं वो डीमन गॉड आखिर कितना ही पावरफुल होगा। और इसी के साथ वो अपने दूसरे डिसेबल से कहती कि चलो बहुत हो गया, हम लोग यहाँ पे मारकाट करने के लिए नहीं आए, तो चुपचाप करके बैठ जाओ। जिसपे तो मानते हुए वो भी अपने तलवार को फेंक देती है। जो सब कुछ देखता हुआ अभी वो गधी क्या उठती है कि मुझे तो लगा था कि सब इंसान एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इस बूढ़े बाबा को तो देखो, इसके अंदर अभी तक दिमाग है। और ये कहने के बाद वो तो मैजिक से दूसरे डिसेबल के तलवार को उसी के पास भेज देती है। और ये देखने के बाद दो दूसरे डिसेबल अभी सीधा छठा आसमान से नीचे गिरती है, क्योंकि अभी उसे ये पता चल चुका था कि उसके सामने वाले गधी और उसका मास्टर का लेवल एक ही है। जहाँ पे तो जाते हुए भी वो गधी कह जाते हैं कि तुम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हो, तो खाना खाकर अच्छे बच्चे की तरह यहाँ से निकल जाए। वैसे भी मास्टर को यहाँ पे बेकार ही डिस्टर्ब होना अच्छा नहीं लगता है। और ये कहने के बाद वो तो यहाँ पे गैस छोड़ते हुए निकल जाती है। दूसरी ओर तो इस गैस को सूंघता हुआ अभी पहले डिसेबल सोचती है कि बोलना पड़ेगा, ये डीमन ना सच्ची में बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इसका गैस तो देखो, ये भी, इससे भी हम लोग यहाँ पे मर सकते हैं। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था, जहाँ पे तो साउटियन सबको खाना परोसते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, घर में सिर्फ कुछ वेजिटेबल ही बचे हुए थे, इसलिए मुझे ये खाना ऐसे ही बनाना पड़ा। जहाँ पे तो साउटियन अपने मन में ये सोच रहा था कि तुम तीनों को कुछ दिन पहले यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चा कुछ मीट था मैंने तो वो कल ही खत्म कर दिया। इसी के साथ साउटियन तो झटपट करके अपने पास से जो इमोर्टल वाइन का डिब्बा था उसे बाहर निकलता हुआ कह रहा है, बूढ़े बाबा इस वाइन को तो थोड़ा पी के देखिए, ये वाइन पीने के बाद ना आपका जिंदगी चेंज हो जाएगा। जहाँ पे तो बच्चों अपने मन में ये सोच रहा था कि इस दारू को पीने के बाद तो मेरा जो गधा है वो भी टल्ली हो जाती है, और इसे एक बार आप लोग पी तो लो, उसके बाद टल्ली होकर मुझे मारना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। दूसरे और साउटियन का ये जो परोसा हुआ खाना था, ये देखने के बाद तो ये तीनों के तीनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि साउटियन के हर एक खाने से यहाँ पे जो भर भर के कीवाई पावर बाहर आ रहा था। पर ये सब कुछ खाना इस दुनिया का नहीं था, इसीलिए पहले इम्प्रेस क्या उठते कि ये कौन सा खाना है। ये सुनने के बाद साउटियन को भी ये पता चल जाता है कि इस दुनिया में ये सब कुछ खाना है ही नहीं। जिस पे तभी साउटियन क्या उठता है कि ये खाना बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पिल रिफाइन करते हो वैसा ही ये कुछ अच्छा है, इसे खा के तो देखिए। जो सुनते ही तभी पहले इम्प्रेस क्या उठते हैं कि इसका मतलब तो यही है कि आपका ये जो बनाया हुआ टोफू है ये किसी तरीके का एलेक्सर है। और जो टोफू खाते ही तो अभी लोग क्या उठते हैं कि बोलना पड़ेगा सच्ची में ये खाना ना बहुत ही टेस्टी है। और सिर्फ मिस लू को ही नहीं, ये खाना तो दूसरे डिसेबल को भी बहुत ही अच्छी लगी थी। जो सब कुछ देखता हो तभी मास्टर अपने मन में ही सोच उठता है कि मैंने बच्चों से कहा था कि हमेशा चौकन्ना न रहना, लेकिन देखो तो अभी क्या सही ये सब कुछ भुला के मजा ले रहे हैं। तभी तो यहाँ पे साउटियन सबसे क्या उठता है कि खाना वाना तो बहुत हो गया, चलो हम लोग अभी इस जो इमोर्टल वाइन है इसी का मजा उठाते हैं। और इसी के साथ सब तो मजे में अभी इमोर्टल वाइन को गटकना स्टार्ट कर देते हैं। और ये इमोर्टल वाइन इतना ही पावरफुल था जिसे पीते ही तो पहले महारानी सेकंड लिप के मिड टायर में पहुंच जाती है। और यहीं पर तो मास्टर ली को भी दिखाया जाता है, जो तो ये पीने के बाद झटका खाकर ये सोच रहा था वाइन तो किसी भी इमोर्टल हार्ब से बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका एक सिप से ही तो मेरा जितना सारा चोट था सब हिल हो चुका है। तभी तो यहाँ पे दूसरे डिसेबल यानी कि याओ को दिखाया जाता है, इसका नाम मेरे मुंह से बाहर नहीं आ रहा है तो मुझे माफ करते हैं, जिसके ऊपर तो इस वाइन का असर कुछ ज्यादा ही हो चुका है, जिसकी वजह से तो बेचारी टल्ली होकर सीधा नीचे गिर जाती है। पर तब भी तो यहाँ पे आता है हम लोग का हीरो साउटियन, जो आते ही तो उसे बचा लेते हैं। और इसी के साथ तो यहाँ पे एक बहुत ही रोमांटिक सा महफिल भी स्टार्ट हो जाता है। बेचारा साउटियन का तो किस्मत यहाँ पे फूटा हुआ, क्योंकि तभी तो युवाओं का आग जोर से चमकना स्टार्ट हो जाता है। जो सब कुछ देखता हो तभी साउटियन मजे के साथ ये सोच रहा था कि आखिरकार उसका जो प्लान था वो कामयाब हो चुका है। अभी ये फीमेल कल्टिवेटर इस दारू के असर से पागल हो गया, आखिरकार साउटियन को दूसरी दुनिया में पहुंचा ही देगी। यहाँ पे होता भी वैसा ही है, ज्यादा स्पिरिचुअल पावर आ जाने के वजह से दूसरी डिसेबल यहाँ पे अपना आपा ही खो बैठती है। इसी के साथ साथ तो उसके तलवार को भी दिखाया जाता है, जिसका भी आपा भी खो चुका था। तो अभी सीधा उड़ता हुआ साउटियन के गर्दन में जा लगता है। और ये देखने के बाद साउटियन तो खुश होता हुआ भी सोच चुका था कि अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 सेकंड ही बाकी है, उसके बाद वो दोबारा से अपने दुनिया में वापस चला जाएगा। और यहीं पर तो साउटियन को दिखाया जाता है, जो तो अभी ये सोच रहा था थोड़ा सा लेडी आओ के ऑरा को तो देखो, देख के तो ऐसा लग रहा है कि मिस यहाँ पे पीपा के टल्ली होके अपने आप से काबू खो चुकी है। और उसके ऊपर से मेरे पीछे ये जो बड़ा सा तलवार लटक रहा है ना, ये देख के तो मैं पता कर ही सकता हूँ कि मैं ना सच्ची में आज मरने वाला हूँ। और आखिरकार इतने सालों के बाद मेरा जो घर लौटने का सपना है वो पूरा होने वाला है। दूसरी ओर तो याओ का ये हालत देखते ही सैयर क्या उठते कि मास्टर झटपट करके सिस्टर से दूर चले जाइए, अभी आपका सिस्टर के पास रहना अच्छा नहीं होगा। पर तभी ना क्रेजिली तो सैयर को रुकाता हुआ क्या उठते कि बच्ची डरने का कोई बात नहीं है। जहाँ पे तो मास्टर जी मन ही मन ये सोच रहे थे कि यह बच्ची का कॉन्स्टलेशन ना बहुत अनोखा है, क्योंकि जितने बार ये ब्रेक थ्रू करती है उतने बार ही वो अपने आप से आपा ही खो बैठती है। और इसी के साथ साथ तो तब ना बच्चे का कल्टिवेशन पावर तो दुगना हो जाता है। और तब तो याओ को बचाने के लिए उसका जो स्पिरिट स्वॉर्ड है वो भी बाहर आ जाता है। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि क्यों नहीं इसी मौके का फायदा उठाते हुए ये देखा जाए कि ये डीमन एम्परर आखिर कितना पावरफुल है। दूसरी ओर उसी डीमन एम्परर यानी कि साउटियन को दिखाया जाता है, जो तो अभी मन ही मन ये सोच रहा था कि अरे वो लड़की ये क्या कर रहे हो, टुकुर टुकुर मेरे तरफ तान ना छोड़ के चलो झटपट करके मुझे मार के मेरा सपना पूरा
पूरा कर दूं। पर साउटियन को कहाँ ही पता था कि उसके प्यारे सपने में पानी फेंकने के लिए तो उसके प्यारी सी गधी आ चुकी थी, जो तो अपने मास्टर का ये हालत देखते ही गुस्से के साथ झटपट करके कंफू डंकी में तब्दील होकर अपने ही मास्टर की तरफ किक जड़ दे दिया। और ये कंफू पांडा सॉरी कंफू डंकी देखने के बाद दो तीनों के तीनों का ही होश उड़ जाता है, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि अपने मास्टर के गर्दन में जो तलवार यानी कि स्पीड तलवार लटक रहा था, डंकी पैर ने तो उसी के ऊपर अपना किक भी जड़ दिया था। और जो किक लगते तो इतना पावरफुल से एक स्पीड तलवार तो टूट के बिखर जाता है। और अपने मास्टर के सपने को ऐसे चूर चूर करने के बाद दो डंकी प्यारी ये सोच रही थी कि देखो तो जरा ये इंसानी कल्टिवेटर कितने बेशरम है, पता नहीं मेरे रहते हुए भी मेरे मास्टर के साथ ये सब करने का इन लोगों के पास हिम्मत कहाँ से आता है। और ये सब कुछ सोचती हुई तो डंकी प्यारी दुम हिलाते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। दूसरी ओर डंकी प्यारी के मास्टर यानी कि साउटियन तो अभी तक उसी स्पीड तलवार की तरफ ही देख रहा था, जिससे ये बात समझ नहीं आ रहा था कि ये कल्टिवेटर लोग अपने साथ इतने कमजोर तलवार लेके क्यों घूम रहे हैं, जिससे कि उसके बुद्धू डंकी भी तोड़ सकती है। पर तभी ना अचानक से तो मिस याओ साउटियन को झटपट करके पकड़ लेती है। और जो देखता हुआ तभी साउटियन सोच उठते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लड़की याओ अपने मुंह को ऐसे फुला क्यों रही है। जहाँ पे तो मिस याओ को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो तो अभी उल्टी करने वाली है। और होता भी वैसा ही है। नेक्स्ट मोमेंट में साइबा तो साव के मुंह पे खून की उल्टी कर देती है। और सिस्टर याओ को ऐसे खून की उल्टी करते हुए देखने के बाद क्रेजीली के साथ साथ सायर भी चौंक उठती है। दूसरी ओर तो साउटियन फटाक से याओ को छोड़ता हुआ कह उठता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। मिस ने तो यहाँ पे थोड़ा सा ही पिया था और क्या तू सब पीते ही कोई खून का उल्टी भी करता है वाला। जो भी अभी हो रहा है ना ये सच में बहुत ही डरावना है। तभी ना मिस याओ के पास तो क्रेजीली के साथ साथ सायर भी आ जाती है, जो दोनों तो यहाँ पे थोड़ा सा घबरा चुके थे। और इतना सब कुछ देने के बाद साउटियन को लगता है कि ये तीनों के तीनों ही ना कोई स्कैमर है, जो कि यहाँ पे साउटियन बेचारे को ठगने आया है। जो तो अपने उसी सिस्टम वाले चिड़िया की तरफ देखता हुआ सोचता है कि इस दुनिया पे आने के बाद सिस्टम साहब के बदौलत से मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो पॉलिटिक हो, साइंस हो या फिर स्कैम ही हो। और हाँ, उसी के साथ साथ मुझे तो यहाँ पे दवाई बनाना भी आता है। और इसी के साथ तो साउटियन सोच उठते हैं कि चलो थोड़ा सा देखा जाए कि ये लोग सच्ची में मुझे यहाँ पे ठगने आए हैं या फिर नहीं। जो सब कुछ तो मेरे मेडिकल स्किल के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये सोचते हुए तो साउटियन अपने पास से बहुत सारे नीडल्स को निकलता हुआ कहता है कि तुम सब साइड हटो, मुझे आने दो, मैं एक डॉक्टर हूँ। जहाँ पे तो थोड़ी देर मिस याओ का पल चेक करने के बाद साउटियन को पता चलता है कि यहाँ पे तो सच्ची मुच्ची का मिस याओ का तबीयत बिगड़ चुकी है। और जो समझने के बाद तो साउटियन कह उठते हैं कि मिस याओ के शरीर के अंदर यान अलग हो रहा है, और खास करके जो येन है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहा है, जिसके वजह से कीवाई और स्पिरिचुअल पावर भी खत्म हो रहा है, और जिसका होना ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। और साउटियन के मुंह से ये सुनने के बाद तो मास्टर ली कह उठते हैं कि बचपन से तो मिस याओ के साथ ऐसा ही होता है। तभी तो यहाँ पे मिस सायर भी कह उठते हैं कि सीनियर क्या आप इसे ठीक नहीं कर सकते, जिस पे तो साउटियन अपने पास से कुछ सेनबन को निकलता हुआ कहता है कि चलो मैं करके देखता हूँ, लेकिन उसके पहले तुम्हें मिस याओ के जो स्टॉकिंग और जूते हैं उन्हें उतारना पड़ेगा। और जो सुनते तो मिस सायर भी झटपट करके मिस याओ के जो स्टॉकिंग और जूते हैं उन्हें उतार देती है, जो नजारा सच्ची में देखने में तो बहुत सुनहरा था, पर साव के लिए तो मानो ये कुछ था ही नहीं। जो तो अपने हाथ में जो सेनबन था उसी को देख रहा था, और देखते देखते तो दो सेनबन मिस याओ के पैर के नीचे, दो सेनबन मिस याओ के पैर के ऊपर, एक सेनबन दाहिने पैर के नी में, एक नाभि में, और आखिरी वाला जो था वो तो मिस याओ के नोज के अंदर धंसा। साउटियन तो यहाँ पे बहुत ही पुराना सा मेडिकल टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जो करते ही तो मिस याओ के शरीर में जो यन पावर आहिस्ता आहिस्ता करके चला गया था वो तो चला आता है, और इसी के साथ साथ वो तो यहाँ पे अपने आंखों को भी खोल लेती है। और जो देखते ही तो मिस सायर ना कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है, जहाँ पे तो साउटियन मनी मन ये सोच रहा था कि मुझे पता नहीं था कि किताब के अंदर जो लिखा हुआ था ये कल्टिवेटर के ऊपर इतने अच्छे से काम करेगा। तभी ना मिस याओ तो पूछ उठते कि मास्टर ये चीज क्या है जिससे कि मेरे पूरे शरीर को आराम मिल रहा है, जिस पे तो मास्टर झटपट करके आता हुआ कहता है कि इस टेक्निक के बारे में तुम जितना ना जानो उतना ही अच्छा है, बस इस टेक्निक के वजह से तुम ठीक हो जाओ वही हम लोग के लिए अच्छा है। जहाँ पे तो मास्टर मनी मन ये सोच रहे थे कि ये कोई आम सा टेक्निक नहीं, ये खुद डिमन लॉर्ड मीडियन के बनाए हुए घोस्ट नीडल टेक्निक है, जिससे कि किस्मत से बचपन में मैंने रॉयल पैलेस में देखा था। और हाँ, इसी के साथ ना ये एक बहुत ही खतरनाक सा फॉरबिडन टेक्निक है। पर तभी ना क्रेजिली तो दो बार से रोता हुआ सोचता है कि ये टेक्निक फॉरबिडन हो या फिर खतरनाक हो, इससे मेरा डिसेबल ठीक हो रहा है, यही मेरे लिए बहुत है। और यहीं पे तो ठीक होने के बाद मिस याओ भी साउटियन का शुक्रिया अदा करती है, जिस पे तो साउटियन हंसता हुआ कहता है कि अरे मैंने क्या ही किया, वैसे भी ये तो मेरा फर्ज था। जो तो मनी मन ये सोच रहा था कि किसी को बचाने के बाद हमें लग रहा है कि सिस्टम से सीखा हुआ ये मेडिकल स्किल ना सच्ची में बहुत ही अच्छा है। पर इन सब के बीच में देखो तो मेरा जो मरने का प्लान था वो तो मिट्टी में मिल गया। भी तो यहाँ पे मिस याओ अपने टूटे हुए तलवार को उठा लेती है, जिसे टूटा हुआ देखने के बाद तो मिस याओ थोड़ी सी निराश हो जाते हैं, क्योंकि ये उसकी स्प्लिट तलवार जो था। और जो देखता हो तो साउटियन कहता है कि मिस याओ मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरे वैसे ही हुआ है। पर मिस याओ तो उल्टा कहते हैं कि ना इसमें आपका कोई गलती नहीं, वैसे भी अगर मैं अपने आप से आपका ना खो बैठती तो ऐसा कुछ होता है नहीं, लेकिन ये तलवार मेरे लिए खास है और ये तलवार तो मेरे साथ बचपन से है, इसलिए इसे भी किसी आम इंसान की तरह मैं दफनाना चाहता हूँ। जिस पे तो मास्टर ली कह उठते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो,
हूँ कि ये तलवार तुम्हारे साथ बचपन से है, इसीलिए इसे तुम अपने दोस्त के तरह मानते हो और अभी ये टूट चुका है तो तुम इसे दबाना चाहते हो। ठीक है, जाओ तुम जो करना चाहते हो वो करो, वैसे भी ये करना ही अच्छा है। और ये सुनते तो मिस याओ साउटियन से कहती है कि मास्टर क्या आप मुझे थोड़ा सा वाइन दे सकते हो ताकि मैं अपने इस तलवार को अच्छे से अलविदा कह सकूं। जिस पे तो साउटियन सामने आता हुआ कहता है कि वाइन तो मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन क्या सच्ची में वाइन से काम चल जाएगा। जो कहता हुआ है तो साउटियन झटपट करके अपने पास से एक स्क्रोल और एक ब्रश को निकालता हुआ कहता है कि मेरे होम टाउन में किसी को दफनाने के लिए वाइन तो दिया जाता ही था, उसी के साथ साथ बहुत अच्छा पोएम भी पेश किया जाता था। और साउटियन को ये सब कुछ निकलता हुआ देखते ही तो मिस यार क्या उठती, क्या सीनियर आप सच्ची में पोएम लिखने वाले हैं। जिस पे तो साउटियन कहता है कि हाँ साहिबा, मेरे पास तो कोई अच्छा सा पोएम नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं ही एक अच्छा सा पोएम लिख दूं। जहाँ पे तो साउटियन खासता हुआ अपने मन में ये सोच रहा था कि पोएम तो उसे घंटा ही आता है, तो क्यों ना यहाँ पे वो एक आधे गाना लिख दे, वैसे भी इससे किसी को क्या ही पता चलेगा। और इसी के साथ तो साउटियन झटपट करके गाना लिखने के लिए बैठ जाता है और जो लिखने के साथ साथ ही तो मानो स्क्रोल के अंदर से दैविक रोशनी बाहर आना शुरू हो जाता है। जो देखने के बाद तो मास्टर और डिसेबल तीनों के तीनों यही सोच रहे थे कि आखिरकार ये इंसान आया तो आया कहाँ से, क्योंकि साउटियन की ये गाना लिखने के वजह से तो स्क्रोल के अंदर पता नहीं कहाँ से शॉर्ट डिस्टेंस का पावर आने लगता है। और इसी के चलते ही इन तीनों को तो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल शॉर्ट टेक्निक दिखते मिलता है। पर साउटियन को इसके बारे में कहाँ पता था, जो ना यहाँ पे तो आंख बंद करके गाना लिख रहा था। और अपना काम खत्म होते ही तो स्क्रोल को वो झटपट करके मिस याओ को देता हुआ कहता है, मिस याओ मुझे माफ कर देना, वैसे भी आपके तलवार के लिए मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। पर साउटियन का ये इतना सा काम ही ना इन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा था। जिस स्क्रोल को लेने के बाद ही मिस याओ तो अपने टूटे हुए स्पीड स्वॉर्ड को उसी स्क्रोल के अंदर लपेट लेती है। जो करने के साथ ही तो टूटे हुए स्पीड स्वॉर्ड के अंदर से भी रोशनी निकलना शुरू हो जाता है। तभी तो मास्टर ली कह उठते हैं कि मास्टर साउटियन हम लोगों को माफ कर देना, एक तो शाम ढल चुका है और इस तलवार को दफनाते दफनाते तो रात भी हो जाएगा, और इसीलिए क्या आज रात हम तीनों आपके कुटिया में रह सकते हैं। और ये कहता हुआ तो मास्टर के दिमाग में ये बात चल रहा था कि ये डीमन लॉर्ड तो मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले जन्मा है, जिसकी वजह से अभी इसका पावर पूरी तरीके से वापस नहीं आया है। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बंदा याओ का मदद क्यों किया, इसीलिए मैं इसे और भी अच्छे से देखना चाहता हूँ। दूसरी ओर तो साउटियन मास्टर का बात सुनते क्या उठते हैं कि अरे मास्टर आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे पास ना बहुत सारे रूम है, तो आप जितने दिन मर्जी यहाँ पे रह सकते हैं। जो कहता हुआ तो साउटियन भी मनी मन सोच रहा था कि आज जो हुआ है इसके बाद से ऐसे एक्ट करना अच्छा नहीं हुआ। पर हाँ एक बात तो है, अगर ये तीनों के तीनों यहाँ पे रह जाते तो मेरा तो यहाँ पे बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। और यहीं पे तो साउटियन और ग्रेजुअली मनी मन तो कुछ अलग सोच के हंस रहे थे, पर बाहर से देख के तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और इसी के साथ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो साउटियन उसी दफनाए हुए स्प्रिट स्वॉर्ड के ग्रेव के पास बैठा हुआ था। और जिसे देखता हुआ तो साउटियन कह उठते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि वो लड़की या सच्ची मुच्ची का अपने स्प्रिट तलवार को ऐसे दफना देगी, लेकिन जो भी हो तलवार भैया, आपको तो आपका शांति मिल गया, पर मुझे अपना शांति कब मिलेगा। अबे तो तलवार भैया, मैं भी आपके तरह ही शांति से मरना चाहता हूँ। पर अतीत में तो मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता था, तब तो मैं मार्शल आर्ट स्कूल का एक स्टूडेंट ही था, जो कि एक अनजाने लड़की को बचाने के चक्कर में अपना दाहिना पैर ही तोड़ा लिया था। और इसी के चलते तो मुझे लगा था कि मैं कभी भी किसी भी मार्शल आर्ट वाले कॉलेज को ज्वाइन ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अभी तो देखो, इस घुसट एकेडमिक सिस्टम के वजह से मैं इतने सालों से यहाँ पे अटका पड़ा हूँ। 400 साल क्या कम होता है, मुझे इतने सालों में तो सब कुछ आ गया, पर फिर भी तो घर जाने का कोई नाम ही नहीं है। और इन 400 सालों में मेरे साथ जो कुछ हुआ है, इसके वजह से तो मुझे नहीं लगता है कि घर वापस जाने के बाद मैं एक मार्शल आर्ट का स्टूडेंट बन भी पाऊंगा। तभी तो साउटियन के आसपास से एक जोरदार हवा का झोंका गुजरता है, जो देखने के बाद तो साउटियन हंसता हुआ कह रहा है कि ब्रदर सॉर्ड, आप ये सब कुछ क्या मुझे दिलासा देने के लिए कर रहे हो? क्या सच्ची में आप अभी तक यहाँ पे स्प्रिट के रूप में मौजूद हो? और इससे तो मैं इतना समझ ही सकता हूँ कि हम दोनों अभी दोस्त बन चुके हैं। मैंने आपको थोड़ा सा वाइन दिया था, लेकिन उससे क्या ही होता है। चलिए मैं आपको ना एक बहुत ही अनोखा सा मार्शल आर्ट परफॉर्म करके दिखाता हूँ। और इसी के साथ तो साउटियन यहाँ पे एनलाइटमेंट टाइची गिविंग बार टू लाइव नामक एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। और जिस टेक्निक का इस्तेमाल करने से तो साउटियन के आसपास क्यूआई से बना एक छोटा सा ड्रैगन चला आता है। दूसरी ओर तुम्हें सैर को दिखाया जाते हैं, जो तो इतने रात गया भी हल्का होने के लिए बाथरूम ढूंढ रही थी, पर तब भी तो अचानक से यहाँ पे एक जोरदार हवा का झोंका आता है, जहाँ पे देखने के बाद तुम सैर को पता चलती है कि कोर्टयार्ड का गेट तो अभी पूरी तरीके से खुला हुआ है। और बाहर झांकने के बाद तुम इसको पता चलती है कि बाहर ना मास्टर साउटियन तो पता नहीं कौन से क्रेजी सा मार्शल आर्ट का परफॉर्म कर रहे हैं, जिस टेक्निक को इस्तेमाल करने के वजह से यहाँ पे तो डाव का पावर आ रहा है। और ये टेक्निक तो मिस के दिमाग के बाहर था, और इसीलिए तो अपने सामने इतने पवित्र डाव के पावर देखने के बावजूद भी तो बच्चियों को कुछ समझ नहीं आता, जो ना झटपट करके तो अभी अपने ब्रदर सिस्टर याओ को जाके ये सब कुछ बता देती है। और डाव के नाम से तो मिस याओ भी सोच उठती है कि मास्टर साउटियन के नीडल टेक्निक की वजह से मेरे बॉडी में तो अभी लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके डाव पावर भर रहा है, और अभी जो मास्टर बाहर कर रहे हैं, क्या मास्टर ये सब कुछ मेरे वजह से कर रहे हैं? तो आखिरकार इतने पवित्र कल्टिवेशन के डाव पावर को इस्तेमाल करने वाला ये मास्टर कौन है? जितनी जल्दी हो सके मुझे साउटियन मास्टर के
बैकग्राउंड के बारे में पता करना पड़ेगा। और हाँ, तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप सबको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा ना तो लाइक, कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही होना रहा।